हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लेसन 12 क्लास 12 के लिए टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट लेकर के आए हैं। यह वीडियो जो है क्लास 12 के लिए साथ ही साथ CA CMS CA फाउंडेशन के लिए सभी फाउंडेशन कोर्सों के लिए भी है। ठीक है, हमारा जो सेशन है 2019 से 21 सेशन चल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसका जो है थ्योरी क्लास देखेंगे। ठीक है, और ये वीडियो जो है काफ़ी थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसीलिए आप लोग शुरू से ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ मतलब क्या होता है। टूल्स का मतलब क्या होता है? औजार, हथियार, मेजरमेंट करने का टूल्स, है ना। तो यानी कि ये लेसन जो है मेजरमेंट का लेसन है। इसके हम लोग को यह पता चलता है कि यह जो लेसन है वो किस चीज़ से है, मेजरमेंट करने से रिलेटेड है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ नोट्स हैं, हमने कुछ नोट्स तैयार करके रखा है और ये नोट्स जिन्हें भी चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो करके वहाँ से आप नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो टूल्स का मतलब होता है इक्विपमेंट, औजार होते हैं, मेजरमेंट करने का औजार होता है। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है वित्तीय, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट का मतलब विवरण होता है। इसका मतलब कि वित्तीय साल भर के अंत में एक विवरण तैयार करना, एक पत्र तैयार करना। ठीक है, यानी कि साल भर के अंत में एक पत्र तैयार करने का जो इक्विपमेंट्स होंगे, मेथड होंगे, तरीका जो होगा, उसको हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है क्या होता है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम इस नोट्स की मदद लेते हैं और इसके माध्यम से यह जानने का कोशिश करते हैं कि कुछ डिफिनेशन, किताबी कीड़ा क्या होता है, किताब के आधार पर कुछ डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, कहता है इस लेसन के बारे में, इसका मतलब जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रिजर्व एटसेट्रा। कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोगों को पूर्ण जानकारी हो सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? हमारे पास पूर्ण जानकारी होने के लिए। किस चीज़ का जानकारी होने के लिए? असेट्स का जानकारी होने के लिए, लायबिलिटी का जानकारी होने के लिए, रिजर्व का जानकारी होने के लिए, इक्विटी शेयर्स का जानकारी होने के लिए, फुल्ली इंफॉर्मेशन होने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अगर इस लेसन का डिफिनेशन देखा जाए बुक के आधार पर तो कहता है कि यह जो है एक मेथड होता है। यह क्या है? एक मेथड है। किसके लिए मेथड है? यूज्ड टू मेजर द रिलेशनशिप। किसका? रिलेशनशिप। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप का मेजर करने का एक मेथड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट। एक सेट आपका दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट का एक सेट, एक जानकारी दिया हुआ रहेगा, उसको आपको तुलना करना है किसके साथ? चेंज दैट हैज़ बीन टेकन प्लेस, जिसमें आपको जो चेंजेस हुआ है उसको तुलना करना है। देखिए, हमेशा जो होता है ना, प्रत्येक वर्ष जो होता है परिवर्तन होते रहता है। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक वर्ष जो है कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है। तो वो चेंजेस जो है वो, और एक जो स्टेटमेंट दिया गया पहले का स्टेटमेंट, वो इन दोनों के बीच का कंपैरिजन होता है। इन दोनों के बीच में जो संबंध होंगे, रिलेशन होंगे, वही बताता है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग देखेंगे टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते कितने टाइप के हैं। तो टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बेसिकली 7 टाइप का होता है। टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कितने तरह के होते हैं? 7 तरह के होते हैं। देख लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर टूल्स। ठीक है, क्या क्या है? सबसे पहला जो टूल है वह आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है, जिसको हम लोग पूरा नाम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरा जो होता है वह आपका कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, और तीसरा जो होता है वह आपका जो है रेशियो एनालिसिस है। पॉइंट नंबर 4 जो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग पॉइंट नंबर 4 के बाद हम कलम चेंज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 जो है वो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है। पॉइंट नंबर 6 जो है वह आपका ट्रेंड एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस। पॉइंट नंबर 7 जो है वह है
ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, देखिएगा हम लोग यहाँ पर कुछ बातें देख लेते हैं। कहता है कि टूल्स जो होते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट के टूल्स कितने हैं, 7 टूल्स होते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस। जिसमें से आप लोगों को जो है वह क्लास 12 में जो है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है। एक लेसन है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट इसके अगला लेसन है। रेशियो एनालिसिस उसके बाद है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका लास्ट लेसन है। और बाकी जो ये 3 पॉइंट हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये जो है आपको हायर एजुकेशन में पढ़ना है, ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है। इसलिए ये तीनों को हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग जो है ये 4 के आधार पर चलेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा जो है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, इसके बारे में जो है हम कुछ जो है अभी चलेंगे। देखिएगा हमारा हेडिंग जो है अब आ गया कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव जो शब्द आप देख रहे हैं, यह कंपैरेटिव जो शब्द आप देख रहे हैं, इसका मतलब यह जो है कंपैरिजन से बना हुआ है। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। इट मीन्स ये लेसन जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है, ये लेसन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तुलना करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर जो होता है वह जाहिर सी बात है आपको मालूम होगा कंपेयर कैसे होता है। 2 आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, 2 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, दोनों के बीच में कंपेयर करा जाता है ना। एक सिंगल डेटा से तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, 2 डेटा दिया हुआ रहेगा, दोनों डेटा के बीच में हम लोग कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, उससे पहले अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। कहता है कि एक बहुत ही बड़े ऑथर हैं, ठीक है, जो वह यह डिफाइन करते हैं, उनका नाम मैं बता दूं, R.A. फॉल्क। R.A. फॉल्क। R.A. फॉल्क के अनुसार, R.A. फॉल्क के अनुसार कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टडी होता है। R.A. फॉल्क के अनुसार कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वह क्या है, वह जो है स्टडी होता है। ठीक है, किस चीज़ का स्टडी है वो देखिए, यह जो है आपका सेम आइटम का स्टडी है। R.A. फॉल्क के अनुसार यह क्या है, सेम आइटम्स का स्टडी है। या तो फिर आप यह भी कह सकते हैं कि ग्रुप आइटम्स का स्टडी है। या तो फिर हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो है कंपाउंड आइटम का स्टडी है, कंपाउंड आइटम्स का स्टडी है। ठीक है, जिसमें आपको जो है दिया क्या रहेगा, 2 या मोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। हमने पहले भी बताया था कि कंपेयर किया जाता है 2 या 2 से अधिक से कंपेयर किया जाएगा, जिसमें इसमें आपको क्या रहेगा, 2 या 2 से अधिक फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट आपको मिलेगा, स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उस स्टेटमेंट से हम लोग को कंपेयर करना है। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा, और इनका कहना है, R.A. फॉल्क का कहना है कि यह जो भी कंपैरिजन हो रहा है, R.A. फॉल्क के अनुसार कि जो भी कंपैरिजन हो रहा है वह सेम बिजनेस में होना चाहिए। आपका अपना ही व्यवसाय में जो है वह तुलना होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप अपना बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस के साथ तुलना कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसी बातें जो है कौन कहे हैं, R.A. फॉल्क के अनुसार कहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डेट्स हो सकते हैं, तारीख जो हैं वो आपका डिफरेंट होंगे। ठीक है, इट मीन्स R.A. फॉल्क के अनुसार जो है क्या है, R.A. फॉल्क के अनुसार कहता है कि कंपैरिजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है एक स्टडी होता है। किस चीज़ का स्टडी होता है, ग्रुप ऑफ आइटम्स का हो गया, या फिर सेम आइटम्स का हो गया, कंपाउंड आइटम्स का हो गया, एक ही बिजनेस में डिफरेंट डेट्स का हो गया। ठीक है, सपोज दैट कि आप जो हैं अपना ही व्यवसाय चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। पिछला डे जो था, प्रीवियस डे आपने 1 लाख का सेल किया था, टुडे आपने 1,20,000 का सेल किया। डेट्स डिफरेंट है ना, एक यस्टरडे और एक टुडे, बिजनेस सेम है, दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन, सेल्स का कंपैरिजन हो रहा है तो R.A. फॉल्क के अनुसार जो है वो क्या कहलाएगा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कंपेयर जो होता है वह सेम स्टेट या अदर सेम बिजनेस या अदर बिजनेस के साथ भी हो सकता है। ठीक है, देखिएगा एक शब्द हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं,
इंट्रा फर्म, ठीक है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, और एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। ये दोनों क्या होता है, हाँ, अभी देखिए समझिएगा। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, When financial statement of 2 or more year of the same firm are presented and compared, जब आप ही का फर्म का 2 या 2 से अधिक साल का डेटा दिया हुआ है और वही डेटा को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो वो जो है आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहलाता है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या है, जब 2 या 2 से अधिक फाइनेंशियल ईयर का कंपैरिजन जो है आप खुद अपना ही फर्म का कर रहे हैं, तो वो जो है इंट्रा फर्म कंपैरिजन है। लेकिन इंटर फर्म आपको 2 या 2 से अधिक फर्मों का डेटा दिया हुआ है एक ही साल का और उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो वो होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक है। इंटर फर्म में क्या होता है, अदर कंपनी अदर जो फर्म का होता है, और इंट्रा फर्म में आप ही का फर्म का होगा। आप ही का फर्म है, अगर पिछला साल का और इन साल का रिकॉर्ड दिया गया है और उन दोनों को बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंट्रा फर्म होगा। आपका अपना बिजनेस था, आपके दोस्त का एक अलग बिजनेस है, दोनों से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटर फर्म कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बाद जो है देखते हैं ऑब्जेक्टिव या पर्पस, ठीक है। हम लोगों को यह क्यों बनाया जाता है, हम लोग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ठीक है, वो हम पर्पस देखते हैं। टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ वेरियस एरिया। देखिए हर एक बिजनेस में तरह तरह का एरिया होता है, तरह तरह के काम होते हैं, है ना। तो उस काम में आपको यह जानने के लिए कि कहाँ पर आपका काम में स्ट्रेंथ है, मजबूती है, कहाँ पर आपका काम में जो है कमजोरी है, ठीक है, यह जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। दूसरा पॉइंट में कहता है कि टू नो द चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। हर साल जो है आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होते रहता है। हो सकता है सपोज आपका इन साल जो है 1 लाख था, हो सकता है कि अगला जो है आपको 2 लाख हो जाए। तो फाइनेंशियल पोजीशन में जो परिवर्तन होते रहता है उसको जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर कहता है पॉइंट नंबर 3 में टू डेवलप एंड नो द ट्रेंड। देखिए ट्रेंड जो है वह बदलते रहता है। आज से बहुत साल पहले जेंट्स लोग क्या पहनते थे, शर्ट और पजामा पहनते थे, पजामा कुर्ता पहनते थे। लेकिन अब का ट्रेंड क्या है, जीन्स पहनने का ट्रेंड है। बहुत जो है मोस्टली 95% लोग जो है जीन्स पहनते हैं। तो ये ट्रेंड के अनुसार बदलाव होता है ना, डेवलप हम लोग करते हैं। तो बिजनेस भी जो है उसी तरह का काम करता है कि ये जो ट्रेंड जो होता है, ट्रेंड के अनुसार जो है वह बदलते रहता है, व्यवसाय अपना परिवर्तन होते रहता है, डेवलप करते रहता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि टू नो द इफेक्ट एंड चेंजेस इन पीएल और असेट लायबिलिटी और कैपिटल। पीएल अकाउंट में कुछ चेंजेस होते हैं, है ना, असेट्स में कुछ चेंजेस होते हैं, लायबिलिटीज़ में कुछ चेंजेस होते हैं, या कैपिटल में प्रत्येक वर्ष कुछ चेंजेस होते हैं। तो वह चेंजेस को जानने के लिए भी हम लोग क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। हमारा देखिए ऑब्जेक्टिव जो है वह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है एडवांटेज देखेंगे, इससे लाभ क्या हम लोगों को होगा, ये बनाएंगे तो इससे हम लोगों को क्या लाभ मिलेगा, ठीक है। तो वो देखते हैं, कहता है कि इजी कंपैरिजन तुलना करना जो है वह आसान हो जाता है। क्या है इसके बारे में, 2 और मोर पीरियड आर प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड हेंस कंपैरिजन बिकम इजी। देखिए क्या होता है, अगर मान के चलिए कि आप लोगों को कंपेयर करने के लिए बात बोला जाए, कंपेयर तुलना करिए, तो एक डेटा जो है आपको फ्रंट पेज पर देते हैं और दूसरा डेटा आपको पेज नंबर 10 पर देते हैं। अब बोलते हैं कि दोनों के बीच में कंपेयर करिए, तो जाहिर सी बात है कंपेरिजन तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आपका डेटा दोनों डेटा को बगल में ही दिया है, एक डेटा आपका यहाँ पर रख दिया जाए, दूसरा डेटा यहाँ पर रख दिया जाए, तो दोनों के बीच में अगर तुलना करने के लिए बात करें तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वह तुलना करना जो होता है उसको आसान कर देता है। फिर पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, इंडिकेट ट्रेंड ऑफ प्रोग्रेस। देखिए अभी तो हमने बात बताया था कि प्रत्येक जो है वर्ष जो होता है कुछ नया ट्रेंड चलते रहता है ना। तो उसको हम लोग प्रोग्रेस करने, देखिए अगर ये आप स्टेटमेंट बनाइएगा तो ये स्टेटमेंट बनाने से आपको आपका जो सेल कितना का हो रहा था एग्जैक्टली, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या था, या ग्रोस प्रॉफिट क्या था, नेट प्रॉफिट क्या था, इसके साथ साथ आप जो है आपका असेट और लायबिलिटीज़ के बीच में कितना का अंतर जा रहा है, वह सारी बातें जो है आप बता सकते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की मदद से।
फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में कहता है वीकनेस इजिली डायग्नोस्ड। वीकनेस हर एक बिजनेस में, हर एक फर्म में कुछ ना कुछ कमजोरी होता है ना। हर एक इंसान में ही जब कमजोरी है तो हर एक फर्म में कमजोरी तो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं त्रुटि होता ही है, प्रॉब्लम्स होते ही हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को समय रहते डायग्नाइज किया जाए, पहचान लिया जाए और उस समस्या का निदान कर दिया जाए समय रहते। यह जो है वो किसका काम होता है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही काम होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में फोरकास्टिंग कहता है। फोरकास्टिंग का मतलब कहता है कि यह जो है बिजनेस का आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी जो लाभ होता है उसको पब्लिश करता है मार्केट में। अगर देखिए, अगर आपका बिजनेस लाभ कर रहा है तो आप अपना प्रॉफिट को, अगर व्यवसाय को जो है प्रॉफिट जो हो रहा है उसको अगर पब्लिश करते हैं, सभी को बताते हैं कि मेरा फर्म जो इतना का प्रॉफिट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है आपके यहाँ इन्वेस्ट करना ज़्यादा चाहेंगे। इसलिए भी ये जो है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मदद करता है। फिर देखिए कंपेयरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए क्या होता है इस पॉइंट के अंदर, कहता है कि अब देखिए अगर आप लोग को बोला जाए कि आप पिछला साल जो है करेंट ईयर में आप साल भर में के अंत में कितना प्रॉफिट कमा लीजिएगा, तो वही आप बोलिएगा लगभग यानी कि एवरेज के आसपास, है ना। लेकिन आपको एग्जैक्टली डेटा दे दिया जाए तो आप जो है एग्जैक्टली डेटा और लगभग ये दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होगा आपका वह आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एडवांटेजेस भी समाप्त हो जाता है। अब हम लोग जो है इसको देखेंगे कि किस तरह से बनाया है, इसका टाइप्स कितना होता है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वह कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली जो है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वह 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन टाइप्स का होता है? स्टेटमेंट ऑफ आपका जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और दूसरा जो होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के बारे में चलते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बोलिए या तो फिर हम लोग इसको एक और नाम से भी जानते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कहिए, या तो फिर इसी को हम लोग जो है कंपैरेटिव पीएल अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा टाइप्स है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा क्या है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। देखिए ये लेसन में हम लोगों को बस यही दोनों पढ़ना है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पीएल अकाउंट भी कहते हैं, कंपैरेटिव पीएल अकाउंट भी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है कि इट इज द समरी ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द डेफिनेट पीरियड। यह जो होता है वह क्या होता है? साल भर के अंतिम में जितना भी आपने साल भर के ड्यूरेशन में, 1 साल का ड्यूरेशन में आपने जितना भी परचेस किया है या सेल किया, जितना भी ट्रांजैक्शंस किया है, वो सभी ट्रांजैक्शंस का एक समरी होता है। एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? साल भर में जितना भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सभी ट्रांजैक्शंस का एक समरी होता है। ठीक है, और फिर क्या कहता है कि इट इंडिकेट्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यह जो होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बताता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बताता है। फिर पॉइंट नंबर 3 कहता है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड टू इनेबल द एनालिस्ट ऑफ डेफिनेट नॉलेज एंड प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। अगर आप ये बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो आपको यह मालूम चल जाएगा कि आपका व्यवसाय जो है कितना प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, आपका बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है यह जानने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ता है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अब हम लोग ये क्यों बनाए, इसके बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ठीक है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। कहता है कि टू एनालाइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 2 और मोर ईयर। 2 या 2 से अधिक साल का आपका इनकम या एक्सपेंडिचर दिया हुआ रहेगा, वो दोनों को एनालाइज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए बना सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है टू एनालाइज इंक्रीज डिक्रीज इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपका इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट में या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यह एनालाइज करने के लिए भी हम लोग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, यानी कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए भी हम लोग बना सकते हैं। फिर कहता है
देखिए जो हम लोग कंपेयर करते हैं ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, वो कंपेयर हमारा एब्सोल्यूट फिगर में होगा और उसको हम लोग परसेंटेज के रूप में चेंज करते हैं। सपोज डैट प्रीवियस ईयर आपने जो है 1 लाख आपने कमाया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर आपने 1 लाख कमाया था और करेंट ईयर जो है आपने 1,20,000 कमाया है। इट मीन्स आप खुद सोचिए कि आपका क्या हो रहा है, आपने जो है प्रीवियस ईयर 1 लाख और करेंट ईयर 1,20,000, इट मीन्स जो है आपका एब्सोल्यूट फिगर जो बोला जाए कि ये ईयर जो है आपने क्या किया है, 20,000 जो है वह क्या किए हैं, आप जो है प्रॉफिट अर्न किए। एब्सोल्यूट आपका जो हुआ वो क्या हो गया, 20,000 जो है आपका प्रॉफिट हो गया। अब हमने बताया कि यह जो है परसेंटेज भी बताता है, तो आपको परसेंटेज कितना हो जाएगा, इससे परसेंटेज निकालेंगे तो 20%, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा जो है यह बताता है। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि टू एनालाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉफिट। क्या हुआ, आपका प्रॉफिट प्रीवियस ईयर 1 लाख था, करेंट ईयर कितना था, 1,20,000, इट मीन्स 20,000 का आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। यह एनालाइज कौन करता है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट करता है। फिर कहता है कि टू शो वीक एंड स्ट्रेंथ पॉइंट। अब ये जो है आपका कमजोरी या आपका मजबूती भी बताएगा। खुद आप सोच लीजिए कि अगर आपका जो है प्रॉफिट आ रहा है, इट मीन्स आपका फर्म मजबूत है, और अगर लॉस हो रहा है तो आपका फर्म वीक है। तो यह जानकारी जो है हम लोगों को इन फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट की मदद से भी मिलता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन कैसे होता है। ये इनकम एंड ये जो होता है इनकम स्टेटमेंट जो होता है बनाए कैसे जाते हैं, किस तरह से यह बनता है वो देखेंगे। अब चलिए, तो ये जो है हमारा फॉर्मेट इस तरह से, हमारे पीछे कुछ देख रहे हैं जो फॉर्मेट है, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं और इस फॉर्मेट को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को जो है ज़रूरत पड़ने पर आसानी हो जाए। अब हम लोग जो है इसके बारे में देखेंगे क्या होता है, ठीक है, ये किस तरह से होते हैं और क्या होते हैं हम देखेंगे, किस तरह से आपको बनाया जाएगा। ये देखिए फॉर्मेट जो है हम लोग को इस तरह से हेडिंग लिखा जाता है, ये कुछ इसी तरह से होते हैं, ये नोट नंबर होते हैं। अब जहाँ पर जो डेट में जो भी एंट्री में अगर आपने कोई वर्किंग नोट किया है तो वही इसमें आपको नोट नंबर देना पड़ेगा। सपोज इसके लिए आपने वर्किंग नोट किया था तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, इसके लिए किया है यहाँ पर 2 लिख दीजिए, इसके लिए किया है 3 लिख दीजिए। इस तरह से हम लोग वर्किंग नोट के लिए नोट नंबर देते हैं। फिर ये जो है एब्सोल्यूट जो है आपका प्रीवियस ईयर का जो फिगर दिया हुआ रहेगा, पिछला साल का जो डेटा रहेगा वो इसमें जाएगा, ठीक है। करेंट ईयर का जो डेटा रहेगा वो इसमें आएगा। अब एब्सोल्यूट चेंजेस और डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज जो हुआ वो इसमें लिखेंगे और इसका परसेंटेज इसमें आएंगे। ध्यान से देखिए, ये जो है ये ए कॉलम, बी कॉलम, ये सी जो इंक्रीज डिक्रीज क्या है, बी माइनस ए, यानी कि ये कॉलम से इस कॉलम को घटा करके यहाँ पर लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे किसका, ये वाला जो सी कॉलम था, सी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए वाला कॉलम से डिवाइड करके यहाँ पर हम डी वाले कॉलम में लिख देंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशन से जितने भी रेवेन्यू होंगे वो सारे रेवेन्यू को जो है हम यहाँ लिखेंगे। प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू इसमें डालेंगे, करेंट ईयर का रेवेन्यू इसमें डालेंगे और उसके बाद फिर बी माइनस ए यानी कि करेंट ईयर को प्रीवियस ईयर से माइनस कर देंगे और उसके बाद जो परसेंटेज होंगे वो परसेंटेज हम यहाँ पर डाल देंगे। देखिएगा ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होते हैं वो क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो देख लीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंड जो होते हैं रेवेन्यू, इसमें आपको जो एक्सपेंडिचर में आपका आएगा सेल्स, ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप, ट्रेडिंग कमीशन, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, रेवेन्यू फ्रॉम सैलरी, सर्विसेज, ये सारी बातें जो हैं वो हमारा कहाँ आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर वो सारे बातें रहेंगी और सभी को हम लोग इसी तरह प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर को घटा करके और फिर परसेंटेज निकाल कर लिख देंगे। अदर इनकम में क्या आएंगे, अदर इनकम में जो है वह रेंट रिसीव्ड होता है, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड होता है, रेंट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट होता है या फिर आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। ये सभी से जो प्रॉफिट होगा वो सभी प्रॉफिट को जो है हम इसमें डालेंगे। सपोज दैट हम कोई फर्नीचर बेचते हैं उससे हमारा प्रॉफिट होता है तो अदर इनकम के अंदर लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग ऑफ फर्नीचर। प्रीवियस ईयर का अमाउंट इसमें, करेंट ईयर का अमाउंट इसमें, दोनों के बीच का डिफरेंस को इसमें और फिर बैलेंस करके हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। उसका जो
परसेंटेज होंगे वो परसेंटेज निकाल के यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, इसी तरह से जब ये दोनों कर लेने के बाद हम टोटल रेवेन्यू को ऐड कर देंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करके जो है ये वाले कॉलम में जो है ऐड करके डाल देंगे, दिखा देंगे इसी तरह से। अब उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस को नोट करेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस को जो हम लोग नोट करेंगे वो किस तरह से नोट किया जाएगा वो हम लोग देखते हैं कि एक्सपेंसेस के अंदर जो है पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर आपका आएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस मटेरियल परचेस्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक्स। ठीक है, क्या होता है फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस मटेरियल परचेस्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स होंगे। ये हमारा जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का। या तो फिर एक और फॉर्मूला है, वह हमारा होता है फॉर्मूला परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। क्या, परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। ये चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, चेंज इन इन्वेंट्री मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक से घटा देना। ठीक है, जब ओपनिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक से घटा देते हैं तो हमारा जो होता है वह क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग जो है इसमें भी वही काम करेंगे। इस सारी बातें जो है इसमें जो था प्रीवियस ईयर के इसमें डालेंगे, करेंट ईयर का यहाँ पर डालेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस को यहाँ डालेंगे और उसका परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड जो होगा, ठीक है, सॉरी ट्रेड का यहाँ पर हमने स्पेलिंग जो है वो गलत लिखा है। जो स्टॉक इन ट्रेड होगा उसका भी इसी तरह से करेंगे। एम्प्लॉई बेनिफिट फंड जो होगा, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट में आते हैं आपका हो जाएगा सैलरी हो जाएगा, वेजेस हो जाएगा, स्टाफ वेलफेयर हो गया, यानी कि वैसे कोई भी एक्सपेंसेस जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉय को बेनिफिट होता है वह क्या होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होता है। तो वो सारी बातें जो है इसी में उसी की तरह हमेशा की तरह चला जाएगा। अदर एक्सपेंसेस में आपका जो है वह टेलीफोन एक्सपेंसेस आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आएगा, कैश डिस्काउंट अलाउड आएगा, बैड डेप्ट आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। ये सारी बातें जो है आपका अदर एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अदर एक्सपेंसेस को हम लोग इसी में डाल देंगे। अब फिर टोटल एक्सपेंसेस जो हुआ है हमारा, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस को हम ऐड करके यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस को हम ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। अब इतना करने के बाद पॉइंट नंबर 5 जो है हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का प्रॉफिट आपको क्या करना है 3 - 2, यानी कि आपका टोटल रेवेन्यू जितना था, ये टोटल रेवेन्यू को टोटल एक्सपेंसेस से हम लोग 3 - 4, सॉरी यहाँ पर होता है 3 - 4, 2 नहीं 3 - 4। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू को हम लोग टोटल एक्सपेंसेस से घटा देंगे। बात समझ में आ रहा है, टोटल रेवेन्यू को टोटल एक्सपेंसेस से हम लोग घटा देंगे और ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये सारे जो है हम लोग उसी तरह से घटा के लिखेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। नहीं तो आप जो है इसका जो है ये दोनों का परसेंटेज, जैसे हमेशा परसेंटेज निकलता था उस तरह से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अब इतना करने के बाद अगर कोई टैक्स दिया हुआ रहेगा तो टैक्स को हम लोग इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, टैक्स को हम लोग इसके नीचे लिख देंगे। अब इतना लिखने के बाद फिर हम लोगों को क्या करना होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा 5 - 6 होगा। ठीक है, देखिए ये जो 5 हमारा टैक्स हुआ इसमें से, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है वह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब खुद सोचिए ना, क्या आपने जो है जितना भी कमाया उसमें प्रॉफिट देंगे, अपना टैक्स देते हैं तो अब देने के बाद जो बचेगा वही ना आपका प्रॉफिट होगा। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जितना था उसमें से अगर आपने टैक्स दिया इतने से आपको घटाना पड़ेगा और घटाने के बाद जो है आपका जो आएगा वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत?
अगर किसी को और समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सअप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आकर के आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थम्स अप।